अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के हवाले से बात करें और इस पूरे वीक के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो मंडे से लेके अब तक हम देख रहे हैं सिचुएशन पॉजिटिव दिखाई दे रही है। वो न्यूज़ जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे थे मार्केट के अंदर, वो थी फाइनेंस मिनिस्टर के ज्वाइन करने के बाद हमने एक पॉजिटिविटी प्रिवेल होती हुई देखी। उनके आने से पहले ही डॉलर स्ट्रेंथन होता हुआ दिखाई दिया। अभी भी हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि यहाँ पर रुपी की अप्रिसिएशन देखी जा रही है, डॉलर की काफ़ी हद तक नेगेटिविटी देखी जा रही है, डेप्रिसिएशन देखी जा रही है। ये रुपी स्ट्रेंथन एक्चुअली इसलिए भी हुआ क्योंकि ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा सा देखा जाए फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से 2017 तक हम ये देख रहे थे स्टेबिलिटी रुपी की देखी जा रही थी। डॉलर काफ़ी हद तक एक रेंज बाउंड सिचुएशन या फिर हम कह सकते हैं कि स्पैन में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। रुपी स्टेबल इसलिए भी रहा क्योंकि तमाम पॉलिसीज़ या तमाम जो एक हम कह सकते हैं कि वो नंबर्स जो कि रखे जा रहे थे इकोनॉमी के हवाले से, वो इतने ज़्यादा अलाइन थे कि वो अपने ट्रैक से आउट होते हुए दिखाई नहीं देते थे। इसी वजह से हमने मार्केट के नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग देखे थे। 53,000 का लेवल देखा था, इमर्जिंग मार्केट में पार्टिसिपेशन देखी थी। अब जबकि मार्केट के नंबर्स दोबारा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डेली बेसिस पे मार्केट के नंबर्स, बुल रन, पॉजिटिविटी देखी जा रही है, तो ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की ज़मानत या इस चीज़ का ट्रस्ट बिल्डअप करते हुए एक इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देते हुए दिखाई दे रही हैं कि अब इन्वेस्टर्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिखाई दे रही है। मार्केट के अंदर एक अच्छे नंबर्स मौजूद हैं, प्राइस अर्निंग मल्टीपल पूरे रीजन के अंदर चीप दिखाई दे रही है, मार्केट के अंदर गुंजाइश भी बहुत है और साथ साथ आपके ब्लू चिप इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है कि अभी दिस इज़ द राइट टाइम कि आप मार्केट के अंदर एंट्री भी लें और साथ साथ अपने जो इकोनॉमिक नंबर्स हैं जिसकी वजह से एक डिले था या फिर एक नेगेटिविटी या फिर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं है। अब डिविडेंड पे आउट्स या फिर प्रॉफिट के हवाले से अगर आप कंपनीज के रिजल्ट देखें तो ये भी इस चीज़ का कॉन्फिडेंट बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रही है कि ये नंबर्स बहुत स्ट्रांग हुए हैं और पाकिस्तान इज़ द राइट कंट्री कि यहाँ पे आप आकर प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे एग्जैक्टली कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो आने के बाद कुछ कमिटमेंट्स हैं वर्ल्ड बैंक से भी और साथ साथ वाशिंगटन वो जा रहे हैं और हम कह सकते हैं कि आईएमएफ से भी उनकी फर्दर नेगोशिएशन स्टार्ट होगी। क्या ईज़ ऑफ होगा, क्या उनकी जानिब से पाकिस्तान को लीनियंसीज दी जाएंगी, किस किस्म का जो है वो एक हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वेविंग ऑफ सिचुएशन जो है वो क्रिएट करेगा, कुछ अमाउंट या तो पे आउट किया जाएगा या फिर हम कह सकते हैं कुछ वेव ऑफ होगा। क्या होगा, लीनियंसी किस टाइप की होगी, ये आज हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या हो सकता है, हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो एक बुल रन कंटिन्यू दिखाई दे रहा है इस पूरे वीक के अंदर, एक पॉजिटिव जेस्चर है या हम कह सकते हैं सेंटिमेंट्स हैं, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, रुपी कितना ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हुए दिखाई दे रहा है। फर्दर ये भी कहा जा रहा है, जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें बताया गया कि 200 के अंडर इसकी वैल्यूएशन दिखाई दे रही है। डॉलर इट मीन्स कि यहाँ पे जो एक बेहंगम हो रहा था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल दिखाई देगा। तो क्या रीजंस होंगे आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दानिश खान साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं काटी के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं फरीद आलम साहब, आप सीईओ हैं एकेडी सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। फरीद साहब, आपसे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। प्लीज़ ये बताइएगा कि इकोनॉमिक सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है। फाइनेंस मिनिस्टर के आने के बाद बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि जो एक फ्लरिशनेस है वो पहले से ही उनकी सिर्फ न्यूज़ के बाद ही इतनी एक्सपेक्टेशंस थी और अब फाइनली उनके आने के बाद हम मार्केट के अंदर भी इसका एक शेडो देख रहे हैं, इकोनॉमी के अंदर भी देख रहे हैं। डॉलर भी डेली बेसिस पे नीचे जाते हुए या फिर हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ डिप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लीज़। थैंक यू जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पॉइंट्स और इंट्रोडक्शन खासा कैलकुलेटेड और बड़ा अच्छा था थोड़ा सा, तो उसी चीज़ों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपने वजह फरमाया कि थोड़ी मार्केट स्ट्रेंथ पकड़ी है, बहुत अरसे बाद है, उसकी रीजंस बहुत सारी हैं, उसमें एक आपने टच की, एक आदि मैं और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है मार्केट के लिए कि डिस्काउंट रेट्स पाकिस्तान के मार्केट में कैसे रहेंगे। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है मंडे को, उस पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नोशनल कमी शुरू हो जाएगी आना। तो एक तो हमारे लिए कैपिटल मार्केट लोगों के लिए डिस्काउंट रेट का नीचे आना बहुत बड़ी खबर है। दूसरा आपने देखा कि ओवर द पीरियड जब से इसाक डार साहब ने ऑफिस संभाला है
तो डॉलर को थोड़ी आ रहा है पाकिस्तानियों की पसंद के रेट पे। तीसरा ये कि इन्फ्लेशन जो कि फॉर वेरियस रीजंस बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, वो आपने देखा कि इस महीने थोड़ी कम होना शुरू हो गई, टेपर ऑफ हो गई। तो अभी भी ये नंबर्स तो ख़ास तौर पे इन्फ्लेशन के इतने मज़ेदार नहीं है, बट जो हमारे लिए और बहुत सारे बिजनेसमैन के लिए, दानिश भाई भी बताएंगे आपको, ये जो ट्रेंड है ना और जो ट्रेंड की रिवर्सल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बनिस्बत एब्सोल्यूट नंबर्स। सो दीज थ्री फैक्टर्स, डॉलर का पैरिटी, रुपी का स्ट्रेंथ गेन करना, डिस्काउंट रेट उसकी वजह से, इन्फ्लेशन का कम होना, और उसकी वजह से ये होप शुरू हो गई है बहुत सारे लोगों में। और दुनिया कहती है कि होप इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, बट पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों के लिए होप ही एक स्ट्रेटजी रहती है। ज़्यादा 11 महीने की होप और 1 महीने के रिजल्ट, तो हमारा दैट इज हाउ वी आपने ऑपरेट। बहुत सारे पॉइंट्स रेस किए हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप ये कहना चाह रहे थे। दानिश साहब से मैं इंट्रोडक्टरी कमेंट ले लूँ, लेकिन फिर मैं आपसे पॉइंट्स आपके जो है वो पूछूंगी। दानिश साहब, क्या दिखाई दे रहा है इकोनॉमी के हवाले से? डार साहब के आने के बाद बड़ी ही पॉजिटिविटी देखी जा रही है, साथ साथ रुपी की एप्रिसिएशन जो कि एक मच अवेटेड थिंग थी, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें डिसबैलेंस थी। क्या समझते हैं आप, कितना इंपॉर्टेंट होगा ये रीज़न, ये पॉइंट ऑफ व्यू? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एग्री विद फरीद। देखिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स जो है उसकी स्टेबिलिटी पे होती है। मतलब उसकी बहुत सारी, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेबिलिटी, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हाँ, आपका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए, पिछले जो 4-5 महीने से आप देख रहे हैं सिलसिला चल रहा है, ऊपर से फिर एक फ्लड आ गया ना। ये देखिए, हम फ्लड को, वी कैन नॉट मिस द फ्लड। आपको पता है 35 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड हैं, और उसमें आपकी क्रॉप्स तबाह हो गई हैं आपकी जी। और आपका जो वीट, और आपका वीट इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपको कॉटन इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉटन भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें जो है आप देखें कि ऑलरेडी एसेस कर चुके हैं $30 बिलियन जो है, हम इनको रिहेबिलिटेट करने में लगेगा। इट्स नॉट 30 बिलियन रुपीज़, 30 बिलियन US डॉलर्स। क्या किस तरह करेंगे, गवर्नमेंट किस तरह करेगी, डोनर्स किस तरह करेंगे, खैर वो ऑलरेडी गवर्नमेंट बात करिए। इट्स अ वेरी गुड साइन कि देखें, ये तो मैं समझता हूँ एक फिक्सचर्स था, एक मार्केट में गेम खेला गया है जो ऑलरेडी वो सबको बुला लिया गया था स्टैंडिंग कमेटी में, और देखें 24 दिन में 24 रुपये गिर गया। तो उसका 1 रुपये के गिरने का मतलब है 1350 बिलियन जो है पाकिस्तान को जो है वो रिलीफ मिल गया। आपको रिलीफ मिल गया ना। हर एक रुपये गिरने से 1350, क्योंकि जितना आपका डिवेल्यू होगा आपका कर्जा उतना बढ़ता रहेगा। ये पॉजिटिव साइंस है। और दास साहब के आने से आपको पता ही हैज़ दैट 3 दफ़ा मैच माशाल्लाह रह चुके हैं, 25 साल का एक्सपीरियंस है, और 90s में भी और उसमें भी 106 छोड़ के जब गए थे 106 था मेरे ख्याल से। उन्होंने बहुत ज़्यादा एक हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी को पढ़ा है, बड़ा हुआ है और समझते हैं, एंड ही नोज हाउ टू टॉक विद IMF पीपल। ही हैज़ दैट, उनके पास कोई गुर है जो अभी भी जा रहे हैं विद ए वेरी पॉजिटिव नोट। देखिए, कल उन्होंने एक चीज़ हम मिस नहीं कर सकते। एक ये है कि IMF ये जानता है कि वो स्टेट से बात कर रहा है, IMF पाकिस्तान से बात, IMF नहीं जानता कि वो मिफ्ता साहब से बात कर रहा था, या IMF नहीं जानता कि वो पहले जो शौकत तरीन साहब थे उनसे बात कर रहा था। वो तो एक स्टेट से अग्रीमेंट कर रहा है। IMF हम भी हमेशा स्टेट से बात करता है, मगर इसे देखें, एक आदमी के एक एक्सपीरियंस भी देखा जाता है ना, एक शख्स का एक्सपीरियंस भी देखा जाता है 3 दफ़ा। अच्छा, उनको पता है कि किस तरह से बात करनी है, क्या करनी है ना। 1 बिलियन की एक और ट्रेंच आने वाली है, आपके डोनर्स के रास्ते खुल जाएंगे, आपका रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपकी। देखें, आप हमने एक्सपोर्ट की फिगर देखी टेक्सटाइल की, वो लास्ट जो सितंबर की जो फिगर से 5% बढ़ी हुई है ये, डिस्पाइट ऑफ दैट कि अमेरिका के अंदर जो है यूरोप में रिसेशन आया हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर है, अमेरिका में जो है US के अंदर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हो गई है, थोड़ी सी मतलब टेक्सटाइल की थोड़े से एक्सपोर्ट की पोजीशन ख़राब है। FDI आना बहुत ज़रूरी है। फरीद कह रहे थे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंट्री। उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आपकी स्टेबिलिटी। देखिए, खान साहब ने अनाउंस कर दिया है कि दोबारा उन्होंने वो ले लिया, बैद ले लिया है, ये अनाउंस करने वाले हैं कि पाकिस्तान 22.2 मिलियन। तो ये दिस आर बैड साइंस, दिस आर नॉट गुड साइंस फॉर द कंट्री। आपके बाहर जो लोग बैठे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो देखने की कि वो थोड़ा देखना चाहते हैं कि 3-4 महीने। देखिए, हर चीज़ एक प्रोसेस से होता है ना। मतलब अगर आप इस तरह से एक्सपोर्टर्स को, हमने इंडस्ट्रियलिस्ट, हाँ, मेरे कस्टमर नहीं आना चाहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक थिंग्स आर गोइंग इन ए वेरी बेटर डायरेक्शन, और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ये 200 क्या 200 से नीचे आएगा, और जितना डॉलर नीचे आएगा, जितना रुपी स्ट्रॉन्ग होगा, हमारे मुल्क के लिए अच्छा। वेरी डिटेल्ड कमेंट। मैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलती हूँ, फिर आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को।
Let's have a look on daily highlights. आज की मार्केट की परफॉर्मेंस, ओपन हुई मार्केट 41,611.42 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 42,201.55, लोअर वाज 41,611.42 सेम एज द ओपनिंग, एंड फाइनली क्लोजर 42,160.57. इट मींस के 500 अबव पॉइंट्स का इजाफा आज देखा गया, 549.15, और 42,000 का लेवल आज जो है वो अचीव हुआ एक बार फिर. नेक्स्टली टर्नओवर में करंटली 442.58 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, कल के मुकाबले में डिक्लाइन 192.97 मिलियन शेयर्स का. वैल्यू इज गुड, 13.71 बिलियन रुपीस, काफ़ी अरसे बाद एक अच्छी वैल्यू हम रेडी मार्केट में देख रहे हैं. वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिपिंग इन ग्रीन टेरिटरी, WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.02 के इजाफे के साथ. 1.59 पे क्लोजर, 116.85 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए. अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं. TPLP सेकंड स्कॉर पे 0.99 का गेन देखा गया, 22.12 पे क्लोजर, 29.82 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड. एंड लास्टली TRG एक बार फिर लाइमलाइट में 3.49 का गेन देखा गया, 147.4 पे क्लोजर रहा, 23.59 का कारोबार रहा. ये था वॉल्यूम लीडर्स, मार्केट की करंट परफॉर्मेंस. ओवरऑल एक सेंटिमेंट्स प्रिवेल हो रहे हैं, पॉजिटिव जेस्चर देखा जा रहा है, मार्केट में बुल रन है. ऑलरेडी एक हेल्दी साइन दिखाई देता है जब मार्केट अच्छी जा रही होती है. फरीद साहब भी मौजूद हैं, दानिश साहब भी मौजूद हैं, मजीद बात करते हैं. फरीद साहब, आपने 2-3 पॉइंट्स रेस किए जिसमें मार्केट की एक तो डायरेक्शन प्रोमिनेंटली बुल रन की तरफ जा रही है, एक अच्छा जेस्चर दिखाई दे रहा है, काफ़ी अरसे बाद नंबर्स जनरेट हो रहे हैं. साथ साथ आपने पॉलिसी रेट का जिक्र किया, 10 अक्टूबर को अनाउंसमेंट है. इसमें भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जेस्चर होगा जब आपके पास एक ट्रेंड शो हो जाएगा कि मार्केट किस ट्रेंड पे आने वाले दिनों में पॉलिसी रेट को बिहेव करते हुए देखेगी. एंड अदर थिंग इज़ दैट कि जब ये ट्रेंड आएगा तो क्या कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम मार्केट के अंदर विटनेस करेंगे, थाउजेंड्स अबव पॉइंट्स, क्योंकि ये तो आपको पता है जब जब इंटरेस्ट रेट हमने बढ़ते हुए देखा तो मार्केट को गिरते हुए देखा, और अब हम देखेंगे फाइनली अगर ट्रेंड शो हो जाता है तो ये कितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा. देखिए, स्टॉक मार्केट जो है ना, मोमेंटम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब मोमेंटम बनता है तो फिर लेवल्स दोबारा से जो प्री कंसीव्ड नहीं, उस वक्त हम सोचते हैं कि कहाँ तक जाके ये रन स्टीम जो है कहाँ से रुकेगी, कहाँ ख़त्म होगी, और कैसे ये सेक्टर वाइज चेंज होगी. लेकिन इस वक्त जिस तरह दानिश ने कहा कि जिस तरह फ्लड्स की डेवस्टेशन से की वजह से इकॉनमी को थोड़े चैलेंजेस बढ़ गए हैं, अब इस वाले जो हो गया वो तो हो गया, अब कैसे इन वाली चीज़ों से, बिकॉज जो केओस पे बहुत सारी कौमें हैं ना अच्छा बन जाती हैं, और अच्छा बन जाती हैं. हाँ, वी थ्राइव इन केओस. अच्छा, तो अभी ये देखें जब रिहेबिलिटेशन शुरू होगा तो सीमेंट और स्टील, जिसे हम अपनी ज़बान में सिक्लिकल्स कहते हैं, उनकी सेल्स बढ़ेंगी जी. इंफ्रास्ट्रक्चर हर दफ़ा हर बजट में बहुत सालों से 700-800 बिलियन, लेट्स से क्लोज टू $1 ट्रिलियन, मतलब $1 बिलियन, मैं डॉलर में बात कर लेता हूँ, के रखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में. अब जो लॉस हुआ है, अब उसकी फिगर्स तो बहुत सारी हैं. मैं एब्सोल्यूट फिगर की तरफ जाने से बजाय मैं ये कहता हूँ कि बाज़ तो ऐसा लॉस है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल शहरियों का, पाकिस्तानियों का हुआ है. बाज़ है जो नेटवर्क रोड का या इलेक्ट्रिसिटी का या बाकी चीज़ों का. उसके लिए अगर स्ट्रेटजी बनती है और बनी होगी, आई एम श्योर, तो उसमें ये जो बहुत सारे जो बजट के हेड्स हैं वो डाइवर्ट उस तरफ हो सकते हैं. ओके. तो सीमेंट स्टील एक आजकल के दौर के लिए अच्छा लगता है. दूसरा ये कि जो बिलीफ है कि जब कुछ सब कुछ हो रहा है, तो उस पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स, दोस्त वगैरह जो स्विच कर गया फ्रॉम द इक्विटी टू द फिक्स्ड इनकम, जब वो जाके रुकेगा तो वापसी जब शुरू होगी तो फिर उससे एक्टिविटी होगी. गोरा बहुत दिनों से या जो फॉरेनर्स ने बहुत बड़ा काम नहीं किया पाकिस्तान में, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि टेक्नोलॉजी वगैरह में, क्योंकि जो शाम को नेशनल क्लियरिंग डाटा रिलीज़ करता है उसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर उनकी बाइंग और उनकी हर रोज़ नज़र आती है. तो उनका वापसी का सफ़र पाकिस्तान में किसी सेक्टर से शुरू हुआ तो एटलीस्ट टेक्नोलॉजी से हो गया. और टेक्नोलॉजी, मैं अगर कैपिटल मार्केट को एक मिनट के लिए भूल भी जाऊँ, तो हम जब दानिश का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये चैम्बर में और सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाकिस्तान ने जब भी एक्सपोर्ट के नंबर ये अचीव किए 30 वगैरह में, तो हमारी है इम्पोर्ट लेड एक्सपोर्ट. लेकिन ये जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज, ये जो बच्चे और या जो हम स्टार्टअप्स जो पैसा रेस कर रहे हैं, इसमें फ़ायदा ये है कि कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं बाहर से करनी. ये जो हमारा लोगों का, यंगस्टर्स का जो कंप्यूटर से लिटरेसी है या जो अपना प्रोग्राम बना के दे रहे हैं वो बेच रहे हैं बाहर, तो उसके अंदर इंडिजिनियस, यानी हम अपना इंटेलेक्चुअल कैपिटल को बाहर से पैसा वो रेस करके,
اور اگر اسٹیٹ بینک تھوڑا سا اور ہو جائے گا انشاءاللہ، مجھے لگتا ہے، امید تو ہے کہ وہ ریپیٹریشن الاؤ کر دیں تو بہت سارا پیسہ جو رکا ہوا ہے، تو $4 بلین کی جو اس دفعہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سافٹ ویئر کی ایکسپورٹس، اور تو وہ $10 بلین بھی ہو سکتی ہے. رائٹ. آپ نے اسٹیٹ بینک کا ذکر کیا ہے، تو سینٹرل بینک کی جو آٹونومی ہوئی تھی اس میں بھی کچھ امینڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے؟ اینڈ سیکنڈ تھنگ از دیٹ ایک جو ٹاپ بینکس بھی کافی فوریکس پرو کا حصہ بنے، تو وہ بھی ذرا لگا 8 بینکس ایگزیکٹلی. اصل میں یہ پہلے بھی ہوا تھا، اور یہی فائنانس منسٹر تھے اس زمانے میں. جی. تو یہ جو پوائنٹ ہے، اگر آپ نے ایک بات کی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کے بہت سارے پلس مائنسز کے اندر ہی نوز کہ کہاں کس نے کس سسٹم میں کہاں پیسہ بنایا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ ایزیلی پوائنٹ آؤٹ کر لیں گے اس جب کو. اکانومی تھوڑی ہیٹ اپ ہوتی ہے نا، تو بعض سیکٹرز میں ایکسٹرا ونڈ فال پروفٹ آ جاتا ہے. تو جو ریگولیٹر ہے وہ اس ونڈ فال پروفٹ کو نہیں سمجھتا کہ کہاں سے نکلا ہے، وہ سب کو سٹفلنگ ایفیکٹ ڈال کے نا وہ ساری اکانومی کو، یا ایفیکٹ اس کا جگہ پہ نہیں پہنچتا بلکہ اکانومی پہنچ جاتا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب کا یہ فائدہ نظر آتا ہے لوگوں کو کہ انہیں پتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، تو ہی پن پوائنٹس دیٹ رانگ ڈوئرز، اور صرف انہی کو کریں گے، باقی لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے. تو اس سے لگے گا کہ اب سب کو اوپن فیلڈ ہے. اور جو آپ جس طرف بار بار اشارہ کر رہی ہیں وہ میں صرف یہ ہے کہ اٹ ہیڈ ہیپن ان دا پاسٹ وین آن اے سنڈے ہی انوائٹڈ فیو بینک پریزیڈنٹس اوور، اور ان کو بتایا کہ آپ اس طرح کریں، اس طرح کریں، اور ہی میڈ اٹ دیم ڈو اٹ. تو ان کا جو ہینڈز آن اپروچ ہے، بیکاز وہ ساری انٹرکیسز کو بہتر جانتے ہیں. یہ ناٹ انڈرمائننگ واٹ مفتاح صاحب ہیڈ ڈن ان ہز، ان کو جو ٹائم ملا بہت مشکل ملا، بہت مشکل ملا. تو انہوں نے ایز این اکانومسٹ اور وارٹن کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو جب ہم دو پرسنالٹیز کو یا دو فائنانس منسٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں تو 1 اور 2 نہیں کر رہے ہم، بٹ ان کو ٹائم مشکل ملا تھا. ان کی الگ سکل سیٹ ہے. اس وقت مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ سکل سیٹ اسحاق ڈار ٹائپ والی سکل سیٹ کی ریکوائرمنٹ پاکستان اور پاکستان کی اکانومی کو ہے، زیادہ ہے. رائٹ. دانش صاحب پلیز کامنٹ کریں اس کے اوپر کہ ہم کوئی کمپیریزن نہیں کر رہے کہ مفتاح صاحب ورسز اسحاق ڈار صاحب، لیکن یہاں پر جو جس وقت آئے اس وقت اس نے اپنا کام کر کے دکھایا. اور آئیڈیا یہی ہے کہ پاکستان کو ٹائم پہ پراپر کام یا پراپر جو کہ چیز ریکوائرڈ ہے وہ ڈیلیور کی جائے. آئی ٹوٹلی ایگری وتھ فرید کہ مطلب یہ گاٹ اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. جب آپ کو پتہ ایک دم ہی آئے تھے اور اس وقت پاکستان ڈیفالٹ پہ مطلب آواز آنی شروع ہو گئی تھی. اس کو کوئی چوائس نہیں تھا کیونکہ ایک گورنمنٹ جو ہے وہ بیک آف ہو گئی تھی اپنے. اس وقت IMF کہتا ہے کہ کس سے بات کریں نا. تو خیر انیا وہ ڈار صاحب آ گئے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ بات فرید نے کہی، جو ڈسکاؤنٹ ریٹ نا از ویری ویری امپورٹنٹ. ڈسکاؤنٹ ریٹ اگر کم نہیں ہوگا، ہمارے پاس تو جو نیوز آ رہی ہے 1% کی آواز آ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ 1% کریں گے یا 0.5 کریں گے، 0.75 کریں گے. اس سے مارکیٹ دیکھیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مطلب پیسہ جو نکل کے نا وہ سب ڈپازٹس میں چلا گیا. وہ نا انڈسٹری اگر ڈپازٹس میں چلا جائے گا، فکس انکم میں چلا جائے گا، تو انڈسٹری نہیں لگے گی. انڈسٹری نہیں لگے گی تو امپلائمنٹ نہیں ہوگا. امپلائمنٹ نہیں لگے گا، لون اور ڈرس سچویشن خراب ہو جائے گی. ابھی دیکھیں ہمارے ایک IT کی بات کی ہے. آپ کو پتہ ہے انڈیا کی ایکسپورٹ کتنی ہے IT کی؟ $146 بلین. دیٹ از مور دین دا ایکسپورٹ آف آئل فرام سعودی عرب. سعودی عرب کی ایکسپورٹ جو ہے آئل کی 136 بلین ہے، اور انڈیا کی صرف IT کی ایکسپورٹ 140 یا 150 بلین US ڈالر کی. انہوں نے بہت کام کر لیا ہے. اب ہماری ہماری صرف $2.5 یا $3 بلین ہے، اور اس میں اتنا پوٹینشیل ہے. دیکھیں اس میں نہ آپ کو کوئی چیز امپورٹ کرنی پڑے گی، یا اگر کریں گے تو سافٹ آپ کو، اور نہ اس میں بجلی چاہیے، نہ اس میں آپ کو ایک بلڈنگ چاہیے، اب لڑکے چاہیے جو ہے نا. اور پاکستان کو تو ہم نے جب خان صاحب کے دور میں بھی جب ہم جاتے تھے، ہم جب رزاق دور صاحب سے ملتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ IT پہ کام کریں، IT پہ کام کریں. IT میں بہت پوٹینشیل ہے. آپ دیکھیں اس کو میرے حساب سے اگر 4-5 سال کا پروگرام دے دے اس کو، وائی ناٹ 10 بلین. پاکستان کی $50-55 بلین کی ایکسپورٹ نہیں ہوگی، اور آپ کی امپورٹ وہ 75-80، اور آپ اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں جو پیسہ باہر سے جو آ رہا ہے آپ کا، اور آپ کی جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ ڈیفیسٹ، یہ اس طرح چلتا رہے گا، قرضے بڑھتے رہیں گے. ایکسپورٹ دیکھیں ہم اب وہ جو 5 انڈسٹری پہ جو ہم ریلائی کرتے تھے نا، ٹیکسٹائل، ٹھیک ہے، ٹیکسٹائل کی 19 بلین کی ایکسپورٹ ہے، لیدر کی ہے انڈسٹری ہے، سرجیکل ہے، آپ کا کارپیٹ ہے، اور اب تو اس پر. اچھا آپ نے ذکر کیا تھا، فرید صاحب نے ذکر کیا تھا اسٹارٹنگ آف دی کامنٹ کہ یہاں پر انفلیشن کے نمبرز بہت اسٹرانگ ہو رہے تھے. 44% ہے. تو انفلیشن کے نمبر صرف پاکستان کے اندر اس وقت تھوڑا سا اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو یہ ڈیمانڈ پول انفلیشن نہیں تھی، ایک مین انفلیشن تھی جو کہ پوری گلوبلی جس کا امپیکٹ تھا. ترکی میں آپ کو پتا کیا انفلیشن ہے؟ مور دین 700-800%.
टर्की की इन्फ्लेशन जो है तो बहुत क्या उससे टर्की इम्पैक्ट हो 80%, गया, क्या उससे 80%, क्या 80%। उससे क्या इम्पैक्ट हो गया आपका नहीं, ये पॉलिसी देखिए, रेट, नहीं, या उससे ये इम्पैक्ट देखिए, हो मैं गया आपको आपका? बताऊं इसका जो है ना, ये बिकॉज ऑयल प्राइसेस आपको पता है, ऑयल प्राइसेस जिस तरह शूट हुई हैं और पाकिस्तान में जो 140 रुपए का लीटर था वो एकदम 250 पे चले जाता है, तो उसका इफेक्ट तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो आएगा ना। और आप देखें, अब फिर फ्लड आ गया, हर चीज़ फिर इंपोर्ट पे आपको पता है वो ड्यूटी मैंने आपकी तो आपका तो ऑयल इंपोर्ट होता है, आपका एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है, लेंटिल इंपोर्ट होता है, आपका लाइफ सेविंग ड्रग इंपोर्ट होता है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, आपके केमिकल्स इंपोर्ट होते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती है ना। अच्छा, जब आपका डॉलर इतना बढ़ जाएगा तो अब ये तो ऑटोमेटिक है, फिर आपका जो है अच्छा डिस्काउंट रेट उन्होंने कहा कि बढ़ाने ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, ये हुआ नहीं है पाकिस्तान में। तो ये फॉर्मूला कैसे होगा सर, यही तो ये पॉइंट देखिए है। बात सुने, जो दानिश भाई ने पॉइंट किया ना, जी। इस दफ़ा अच्छी खबर ये है, गुड न्यूज़ फॉर द व्यूअर्स, कि पिछली दफ़ा हम लोग सारी उम्र 800 मिलियन और लेट्स से मंगाते थे फार्मा या वैक्सीन्स। पिछली दफ़ा $4 बिलियन की हमारी वैक्सीन्स पर खर्च हो गया था, अच्छा। जो इस दफ़ा नहीं होगा। तो एक तो हमें नज़र आ रहा है कि स्पेस मिल जाएगा। जो हमें स्पेस मिलना कहाँ कहाँ से शुरू होगी। दूसरे एक ये जो पॉइंट है कि जो डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से हमारी ओवरऑल इन्फ्लेशन और उसकी वजह से जो डिस्काउंट रेट जिसका जिक्र कर रहे हैं, एज अ बिजनेसमैन ही इज़ हैप्पी और हम एज अ कैपिटल मार्केट वी आर हैप्पी। उसके अंदर ये है कि कल का आप जो देखें ट्रेंड, जो बैंकर्स ने स्टेट बैंक को ट्रेजरी बिल की मद में पैसे दिए और जो लाके उन्होंने पेश किए, गवर्नमेंट ने अगर मुझे एग्जैक्ट फिगर भूल गई है, 700 बिलियन का टारगेट था तो उन्होंने एक्स्ट्रा उठा लिए। अगर उतने टारगेट तक ही उठाते तो अभी सबका 24 बेसिस पॉइंट 25-26 इस तरह कम हुआ है 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर। अदरवाइज अगर टारगेट तक उठाते तो 50 बेसिस पॉइंट भी कम हो जाता। तो इस वक्त सिस्टम में लिक्विडिटी है, लेकिन एक पॉइंट समझने का ये है कि जो फ्लड की डेवास्टेशन के लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान को पैसा चाहिए, वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी या क्या मारी हुई है, जिसकी वजह से 15% और देयर अबाउट पे गवर्नमेंट को मिल रहा है पैसा। तो अगर ये थोड़ा इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी और ये डिस्काउंट रेट नीचे आएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विच इज़ द लार्जेस्ट बोरोअर उसका भी फायदा होगा। तो हमारा तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है एज अ कंट्री वो इतना बढ़ गया है, कहाँ 7% पे होता था, कहाँ वो चला गया 15% और 14 पे। लेकिन एक बात यहाँ अच्छी है, जो सिल्वर लाइनिंग वो ये है कि जो ट्रेजरी बिल हैं 3 मंथ 6 मंथ उसका रेट तो मैं बता रहा हूँ 15 तक है, लेकिन जो PIB 5 ईयर 10 ईयर है वो अभी भी 13% से ऊपर नहीं गया। तो लोगों को भी पता था कि ये इन्वर्टेड ये होगा वापसी। तो जो शॉर्ट टर्म है वो ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म का रेट कम है। अच्छा, आपने सही बिल्कुल एग्जांपल्स दिए हैं, फ्लड का भी जिक्र किया, तो मैं चाहती हूँ कि फ्लड जो अफेक्टीज़ हैं उनके बारे में भी आप बताएं कि उनकी रिहैब का काम स्टार्ट होगा। ऑब्वियसली उनकी जब रिहैबिलिटेशन होगी तो उस ये इट टेक्स टाइम। अक्टूबर ऑलरेडी दानिश साहब ने इशारा किया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए भी कुछ अच्छी न्यूज़ है। इसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है, अक्टूबर भी नवंबर भी, दोनों मंथ्स। आप समझते हैं कि पाकिस्तान वैसे ही इतनी ज़्यादा टग ऑफ वॉर में था इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फ्रेजाइल सिचुएशन, और फिर उसके बाद ये एक नेचुरल डिजास्टर, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर वार्निंग, क्या करना चाहिए? पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ना वीट खाना जो वीट बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट थी। इम्पोर्ट होगा, शुगर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी जिसका पिछले सालों में बहुत चर्चा रहा, लेकिन वीट हमारी एक्सपोर्ट भी हो जाती है नेबरिंग कंट्रीज को। उसके अलावा ये है कि पंजाब ज़्यादा जो सिंध जो है वीट जो प्रोडक्शन का 20% है, तो वहाँ तो वीट ज़ाया हुई है। लेकिन जो होप और दुआ अल्लाह से है वो ये कि जो सोइंग सीज़न है हमारा अक्टूबर का जब शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स द एंड, उस वक्त तक हमारी फील्ड्स इंशाल्लाह अगर दोबारा हो जाएंगी, जब तक आपको लगता है? मैं कोई एग्रीकल्चरिस्ट अब नहीं रहा, पंजाब का तो बता सकता हूँ, सिंध का नहीं। लेकिन एक फ़ायदा ये होता है, ये हमने देखा है और एज अ पाकिस्तानी ऑब्जर्वर हमारा ये मुशाहिदा है कि फ्लड्स के बाद सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है तो क्रॉप की यील्ड्स बढ़ जाती है, तो वो भी एक बम्पर क्रॉप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। देखिए फरीद ने, एक तो मैं कहता हूँ बिजनेसमैन कभी पॉलिसी वो जो इंटरेस्ट रेट्स है ना, वी आर नेवर हैप्पी, हमें तो सिंगल डिजिट चाहिए, ठीक है। बीइंग एक्सपोर्टर हमें तो रिफाइनेंस मिलता था 3% पे, उसको 3 से 10 कर दिया है उसको। देखिए जब भी आप कुछ बढ़ाएंगे ना तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, जब आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, बिजली महंगी, गैस महंगी। मैं आपको गैस पे भी बताना चाहता हूँ कि आपको पता है अलार्मिंग आ चुका है आज, जो आपने फ्रंट के डंडौन की न्यूज़ पढ़ी है कि विंटर इज़ वेरी टफ, मतलब गैस नहीं होगी, ठीक है। बिजली आपकी महंगी हो गई है, आपका देखिए पॉलिसी रेट, अच्छा जो 5 जो यूनिट्स थे ना आपके जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, वो 9 सेंट पे मिलता था, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। नहीं, उसके ऊपर फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग कॉल की है। वो पता नहीं हर महीने शायद, वो पहले तो एकदम पॉलिसी थी। एक चीज़ दानिश साहब, आपने देखा कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स हैं आवाम की या बिजनेस कम्युनिटी की, वैसे वैसे सोचा जा रहा है, सुनी भी जा रही है बात,
ان کو بولا بھی جا رہا ہے کہ چلیں آپ اپنے مسئلے بتائیں, نیگوشیٹ کیا جائے گا, کچھ نہ کچھ کر کے بات چیت کی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات بھی حل کر دیے جائیں گے دیکھیے گیس کے حوالے سے؟ گورنمنٹ نے گیس تو ان کے پاس تو LNG, اب تو آج جو آپ دیکھیں ڈان کی نیوز ہے جو ہمارے مصدق صاحب ہیں نا میرے خاص اسی کے نا, جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلی گورنمنٹ نے کچھ کہہ نہیں تھا, امپورٹ ہی نہیں, پیٹرولیم ابھی جو ہے نا وہ جو گیس نہ کسی سے $4 کی تھی انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو اب دیکھیں وہ سب پرانی باتیں ہو گئی, اب تو انہوں نے وار فوٹنگ پہ کام کرنا پڑے گا. پرانی باتیں ہو گئیں جب آپ نے شاہد خاقان عباسی ہاں، صاحب نے ان کو جو یہ جیل میں معاہدہ کیا تھا, پھر اس کے بعد ان کو کتنا ٹف ٹائم, لان تان کیا, اس کو پھر نئے پہ کیسز بنا دیے کہ تو نے اور پھر کیا ہوا؟ نہیں وہ تو صحیح تھا, مہنگا خریدا ہم نے, مہنگا خان صاحب کے گورنمنٹ نے وہ مہنگا لیا, $24 یا $22 میں لیا شاید اس کو, ہے نہیں. اچھا اب ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ ریہیبلیٹیشن دیکھیے انہوں نے ایک طرف کہا کہ وہ جو ویکسین کا تھا نا, جو چنک جو اسپیس, اب وہ اسپیس ہمارا کہاں پہ چلے جائے گا؟ آپ نے کاٹن کی امپورٹ کرنی ہے, آپ کی کاٹن ضائع ہو چکی ہے فلڈ کے اندر, آپ کے کاٹن کو 3 بلین کی امپورٹ کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے, ویٹ بھی امپورٹ کرنی پڑے گی, تو وہ جو اسپیس ہمیں وہاں سے مل رہا تھا نا وہ ہمارا وہاں چلے جائے گا. دیکھیں اس ناٹ مطلب 350-35 ملین, لیکن یہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے, یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ نیچرل سے ہے. دیکھیں ورلڈ ابھی پہلے مس مینجمنٹ کی وجہ سے بھی پہلے ورلڈ بینک 100 بلین پہ 160 دے رہا تھا, اب انہوں نے 816 ملین ڈالر کی ہے. اب ڈونرز آ رہے ہیں. اب دیکھیے جب تک یہ میں سمجھ رہا ہوں جیسے آپ نے کہا نا اکنامک اسٹیبلٹی اس وقت نہیں ہے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. یہ فرید دیکھیں بات کر رہے ہیں نا, اگر بہت اچھی بات ہے کہ یہ ITs کے اندر آنا شروع ہو گئی ہے, ایک خدا نہ خواستہ ایک جھٹکا آ گیا نا کوئی بھی کسی قسم کا نا, آپ کا ڈالر بھی پھر دوبارہ وہ شروع ہو جائے گا, اور آپ کا جو ہے یہ گاڈ فوربڈ, ابھی اللہ اللہ کر کے بڑے اچھے حالات ہوئے, مارکیٹ اچھی ہوئی ہے, اچھی اچھی باتیں کریں, ہونا بھی چاہیے. مطلب ایسے بھی دیکھیں ہمارے تو کیوں کالی بلی آپ بن رہے ہیں, نہیں تو نیگیٹو سائڈ نہ دیکھیں, آلریڈی اچھے نمبرز ہیں. one has to be optimistic and one has to see. ہمیں تو ہم جو پچھلے جو 6-7 مہینے سے گزرے نا, تو آپ کو پتا ہے کہ ڈالر پاکستان ایل سیز کا ایشو آیا, ایل سیز کا ایشو ہو گیا. آپ یقین کریں 2 مہینے مال پڑا رہا ہے, ہم نے 15 لاکھ روپے ڈیمیج دیا ہے. مطلب آپ کو پتا مطلب چلیں فرید صاحب آپ کچھ کامنٹ دینا چاہ رہے ہیں اس پہ دیں, پھر میں ان سے یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے بات کروں. چپتا ہوا سوال ہے دانش بھائی سے ایک کر دوں, پوچھ جائے. آپ ان کو کہہ رہے تھے نا انٹرسٹ ریٹ نیچے ہے تو سب کو خوشی ہوتی ہے, سب کو خوشی ہوتی ہے, لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے سنبھلنا ہے اور ڈسکس کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹر ہے اور یہ وہ کب تک یہ سبسڈی کے ماڈل پہ چلتا رہے گا. اب انہوں نے تعارف کیا $7 پہ LNG اگر چاہیے ہمارے بزنس مین کو ٹو کمپیٹ ود ویتنام, بنگلہ دیش ایٹسٹرا, بیکاز ہماری ادر انپٹ کاسٹ بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر آپ کو مل رہی ہے $40 پہ, بلکہ 40 پہ بھی نہیں مل رہی, $40 پر ملین BTU پہ آپ کو چاہیے, اور 7.5 پہ آپ نے دے کے ایکسپورٹ کرانی ہے. تو ابھی جو ہم بہت خوش ہوئے تھے پچھلے دور میں کہ جی 30 بلین ایکسپورٹ ہو گئی, اس پہ $4 بلین تو ٹیکسٹائل اینڈ جو کیمیکل ساری چیزیں اس کے لیے ہماری امپورٹ لیڈ ایکسپورٹ ہے. تو ہم جب تک یہ جو مصطفیٰ صاحب نے پروپورشن کیا جائے, اس کو تھوڑا سا اس میں سے سب چیزیں ایکول کی جائیں, تو پھر کتنا تھی ایکسپورٹ. ایک بات بتائیں اس میں کیا قصور ہے, ہم نے کیوں نہیں لگائی انڈسٹری, ہم نے کیمیکل کی انڈسٹری کیوں نہیں لگائی, ہم نے وائی پوری دیکھیے بات سنیں وائی انڈیا نے لگائی ہوئی ہے, ہاں ویتنام نے, مطلب آپ دیکھیں ویتنام کی ایکسپورٹ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. اصل پوائنٹ ہے جس کے اوپر دوبارہ ہم نے آنا ہے, وہ جو پازیٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ پانی زیادہ جو ہے پاکستان کے پاس اویلیبل, تو 36% اس وقت جو کیپیسٹی ہے ہائیڈل سے چل رہا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا نیوکلیئر جو پہلے 10% آف دا ٹوٹل جنریشن 23,000 میگا واٹ کی پروڈکشن میں اب وہ 14% چلا گیا, پہلے وہ 10 تھا. تو یہ نیوکلیئر بڑھتا جائے گا تو ہمیں اور فائدہ ہو جائے گا. اور پانی کی وجہ سے ہائیڈل ابھی 1-2 اور مہینے ہیں جہاں ہمارے بجٹ کا بھی منتھلی سرپلس آنا چاہیے یا پار آنا چاہیے. ایک آدھا مہینہ اگلے 3 مہینے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ کہ جب آپ کا سرپلس آ جائے. میں ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کر رہا ہوں, کرنٹ اکاؤنٹ لانا تو بہت آسان لگتا ہے, جسٹ ایک چھلانگ کی بات ہے. جو میں چپتا ہوا سوال یہ کر رہا تھا, دیکھیں ہمارے یہاں جو ایکسپورٹر ہے, عقیل بھائی کی بات کر رہے ہیں, عقیل بھائی کہتے ہیں کوئی سبسڈی نہیں ملنا چاہیے. سبسڈی تو IMF بھی منع کری ہوئی ہے نا, IMF نے بھی بولا ہے کہ سبسڈیز نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے بات سنیں, آپ کی ایکسپورٹ جو ہے, آپ سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر تو آپ کا USA ہے نا, ٹھیک ہے نا, چائنا سے تو آپ امپورٹ کرتے ہیں, باقی یورپ اور آپ کا جو ہے USA جو ہے سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے, اور آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ہے, کیونکہ ہم کسی دوسری چیز جیسے IT کی بات ہو رہی ہے, فوڈ کی بات ہو رہی ہے, ہم نے ہمارے صرف $400 ملین کی صرف سی فوڈ کی ایکسپورٹ ہے, تھائی لینڈ کی بلینس کے اندر ہے, 1250 کلومیٹر کا پورا بیلٹ ہے آپ کا سمندر کا.
ہم نے جب تک ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی، ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی، ٹیکس ٹو جی ڈی پی دیکھیں، ٹیکس ٹو جی ڈی پی 17-18% کی بات کر رہے ہیں طاہر صاحب، ہونا چاہیے. آپ کیسے اپنے قرضے اتاریں گے؟ کیسے قرضے؟ آپ کو 44% تو آپ کا ٹیکس آپ کا ڈیپٹ سروسنگ میں چلے جاتا ہے. اگین پھر ڈاکیومنٹڈ اینڈ ڈاکیومنٹڈ مطلب اکانومی کا آ جائے گا، جو اس سے پہلے بھی سوال تھا اس کے اوپر. دنیا جو ہے ویسٹ جو ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، جو کتابیں جن کی ہم پڑھتے ہیں، وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہر کنٹری نے جس نے ایکسپورٹ کی ہے اسی نے ترقی کی ہے. اور ہم بھی اس بات کو ماننا شروع کر دیا تھا ہم نے. لیکن پاکستان کے کیس میں امپورٹ کو کب کرنا، روکنا، سبسڈی اور امپورٹ سبسٹیٹیوٹ لوکل انڈسٹری، ان لوگوں کو اس کا کچھ کنورٹ کر کے پاکستان انڈیجینس چیز بنانا اس وقت دیکھیں کووڈ کے جو سچویشن تھی نا، تھوڑی سی مس مینجمنٹ بھی تھی. آپ نے یہ دیکھا کہ جب کرنٹ ہمارا جو پالیسی ریٹ تھا اس وقت کووڈ سے پہلے وہ 13%، 13.25% پہ پہنچ گیا تھا. پھر کووڈ اسٹارٹ ہو گیا، وہ ایک بلیسنگ بن کے پاکستان کے لیے آیا. ٹف فائنینسنگ ہوئی اور پھر اس کا اتنی امپورٹ ہوئی جس کی وجہ سے آپ کے چلیں ٹیکسز بھی اچھے ہو گئے. آپ نے امپورٹ سے اچھی گاڑیوں کی امپورٹ بہت زیادہ ہوئی، اور پھر دوبارہ جو ایک پالیسی ریٹ ہے کم کیا گیا تھا، پھر پالیسی ریٹ دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا. تو اس جو ایک یہ چنک تھا، جو ٹائم تھا، وہ تھوڑا سا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مس مینج کر گیا. آپ جو بات کر رہی ہیں نا، یہ بہت ایک پلین ونیلا اکانومسٹ جب ہم شروع کرتے ہیں اکانومی سمجھنا، تو وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دو ایشوز ہیں. ایک چادر ہے، اس کو پاؤں پہ رکھو تو چہرہ کھل جاتا ہے. ایگزیکٹلی. کیا اگر آپ امپورٹ زیادہ کر دیں تو امپورٹ پہ جو ٹیکسز پڑتے ہیں اس سے ایف بی آر تو خوش ہو جاتا ہے، ٹیکسز ٹکا کے آ جاتا ہے. لیکن یہی فارمولا پٹ کیا گیا تھا نا. ریونیو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن فورن ایکسچینج کی واٹ لگ جاتی ہے. تو آپ کو دونوں سائڈوں پہ خیال کرنا ہے کہ کس طرح آپ نے بیلنس کر کے چلنا ہے. بیلنس آپ ایکسپورٹ سے کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ آپ کی ایکسپورٹ بڑھے. رائٹ، چلیں جی، پوائنٹ ٹیکن. یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک اچھا سا ایونٹ گزرا پاکستان کی، وہ جو ایک آئسولیشن یا ایک جو ایک ایشو تھا جس میں پاکستان کو بڑا اکیلا سمجھا جا رہا تھا، فائنلی اب پاکستان بھی ایک میٹنگز کا، کانفرنسز کا اور چیزوں کا حصہ رہا. فرید صاحب آپ بتائیں پلیز کہ کیا دکھائی دے رہا ہے اب آنے والے دنوں میں؟ بزنس کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی، یونائٹڈ نیشن، امریکہ، سب کیا سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں؟ کیسا وقت دکھ رہا ہے؟ ہمیں ایز اے پاکستانی خوشی ہوگی جب پاکستان کی لوگ پہلے بات کریں اور ہماری عزت دیں تو ایز اے پاکستانی دیں، ایز اے پرسنالٹی نہ دیں. لیکن جو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. اور مجھے خوشی ہوئی اس دفعہ اپنے ینگ فورن منسٹر کی دا وے ہی ہینڈلڈ میڈیا از کمینڈیبل. مطلب ان سے سارے ان کے پریڈیسیسرز بھی اچھے تھے، بٹ جو پچھلے 4-5 مہینوں میں لاسٹ 15 دن کی جو ان کی ہے انٹریکشن ود میڈیا، دیٹ اسٹینڈز ٹال. اور مجھے خوشی ہوئی کہ ہی از میکنگ اپ انٹو اے ویل گرومڈ فائنانس فورن منسٹر. اچھا، جو انہوں نے اپنے بولتے نا کہ کاؤنٹر پارٹ سے جو چیزیں پچ کی، یا پاکستان کے لیے جو باتیں پہلے نہیں ہوئی تھی یا پھر ہونی چاہیے تھی نہیں کی گئی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں وہ جو رومز ہیں یا وہ پوائنٹس ہیں، وہ اپرچونٹیز ہیں، وہ بھی پاکستان کے لیے ویلکم ہوں گی؟ میرے خیال سے ان کو جو ایک ایج حاصل ہے اپنی والدہ کا اور نانا کا، ہاں والدہ اور نانا شاید ان سے اتنے انٹریکٹ تھوڑا ٹائم ملا. وہ بھی تو ینگسٹ فورن منسٹر تھے اور ایک ڈسینڈنٹ چل رہا ہے نا. تو ان کو فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی ایکسینٹڈ انگلش ہے اور کمپریہنشن اچھی ہے، اور والدہ نے جو ٹریننگ کی ہے، جو بچپن کے 5 سال ہوتے ہیں، 10 سال بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آئی تھنک بہت دیر تک وہ نظر نہیں آئے، اب 15 دن میں نظر آنا شروع ہوئے. آئی ہوپ ہی کنٹینیوز ود the reasoning and the logic that he puts up. ڈیموکریٹک انوائرمنٹ میں پڑھے ہوئے ہیں تو obviously یہ تو پھر ہوگا. رائٹ فرید صاحب، تو پھر ہم بات کر رہے تھے ایکچولی کہ جو ایک آئسولیشن بلڈ اپ ہو گیا تھا پاکستان کے لیے، وہ اس سے کتنا نکلتا ہوا دکھائی دے گا؟ بزنس اپرچونیٹیز کتنا کھلیں گی؟ اور ایف ڈی آئی، اوکے، تو ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل میں اب یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس کا زیادہ اچھا آنسر آئے گا جب اے ڈی بی ہمیں جو 2.3 یا 2.5 بلین دے دے، چاہے وہ پورا اس کے اندر وہ گرانٹس اور لونز اور سب کمبینیشن ہی ہو، بٹ اٹ ول شو دا نیگوسیشن اسکلز اینڈ دا پاور آف فورن فائنانس منسٹر اینڈ پاکستان. تو آئی تھنک یہ دو چیزیں ہیں امپورٹنٹ. دوسرے جو پیسہ آ رہا ہے فلڈ ریلیف کے لیے، وہ پائپ لائن تھوڑی ڈرائی نہیں ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ فار اے منتھ اور 2، تاکہ جب سوئنگ ہو جائے گی، جب وہاں تھوڑا پانی گزر جائے گا اس علاقوں میں، خاص طور پہ سندھ اس دفعہ بہت زیادہ افیکٹ ہو گیا، تو اس کے اندر تھوڑا جب ہوپ کریٹ ہو جائے گی ان لوگوں میں جن کا سب کچھ لٹ گیا ہے، تو آئی تھنک وہ ایز اے پاکستانی وہ بھی فیل کریں گے کہ ہمیں بھی پیچھے لیفٹ آؤٹ نہیں چھوڑا جا رہا. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو پیسہ آئے وہ چینلائز ہو کے
हकदार तक पहुंचता रहे, Right. इंशाल्लाह पहुंचेगा। दानिश साहब, ये फरीद साहब ने जो पॉइंट बिल्कुल डिटेल में बताया है, मैं इसी से ही निकलते हुए क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हमारे पास FDI इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं बाहर की जो कि एक प्रॉफिट अर्न करते हुए दिखाई दे रही हैं, फिर भी हमें एक ट्रस्ट या एक सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, आप आ जाएँ और आपके इन्वेस्ट करें। क्यों ऐसा पाकिस्तान का जो नेम ख़राब किया गया, पाकिस्तान की रेपो ख़राब की गई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे लोग तो वही हैं, हम काम कर रहे हैं, जी भी रहे हैं सब, क्यों इतना ज़्यादा नाम भी ख़राब किया गया और फिर उसके बाद हमारे पास एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल्स भी मौजूद हैं? मैं समझता हूँ कि इफ़ आई एम नॉट, फरीद विल करेक्ट मी, कि जो FDI मुशर्रफ के दौर में आई तो उसके बाद इतनी FDI आई ही नहीं मेरे हिसाब से, ऐसा ही है ना? जी। अच्छा, अब वो देखें उस वक्त CPAC के हवाले से अगर बात करें तो जब भी तो काफ़ी हुआ है, जी, CPAC में भी हुआ है, मगर उनमें ज़्यादा तो एक वैक्यूम तो बिल्डअप हुआ था ना। इसके बहुत सारे रीजंस हैं ना, इसके पॉलिटिकल रीजंस बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, कि मतलब मैं आया हूँ तो मैंने पीछे वाले का जो किया था उसको कैंसिल करके मैंने कहा ये अभी जो भी है वजह, आपके ही आने से अगर हो गया हाँ, तो काम तो हुआ ना। देखिए FDI जब तक नहीं होगा ना, मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंट्री ना, कि जब अभी तक बिल्कुल ड्राई हो गया है। अभी तो देखिए ना होने के अभी भी दे वांट टू, जैसे फरीद ने कहा ना कि ITs के अंदर दे जस्ट वॉचिंग, कि वॉच करना है पाकिस्तान। देखिए बहुत सोने की चिड़िया है पाकिस्तान, आपको बता दूं आपको कि दे आर वेटिंग मेरे कि प्रोग्राम से चिड़िया आ गई है। थोड़ी सी स्टेबिलिटी पॉलिटिक्स। देखिए कि 3 महीने अभी आपको देखें, अभी तो हम बात कर रहे हैं, अभी सर्दी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी जब सर्दी स्टार्ट होगी और जो ये जो टेंट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे जो, तो आप कैसे जो ये जो डिस्प्लेस लोग हैं, जो IDP जो हम जो कहना फ्लड से बैम्बू ट्री से जो आप समझ रहे हैं वो बनाने की बात हो रही है, I foresee very tough times in the winter for those people। देखिए हम तो जिसमें आपको गैस भी नहीं मिल रही होगी, गैस के भी आपको वो होगा, और जो ये डिस्प्लेस्ड हैं ये लोग, प्लस आपका जो पैसा जो खरीद कर ड्राई नहीं होना चाहिए, इस पर कंटिन्यूस पाकिस्तान को काम करना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए अभी तो इन्होंने जो क्वार्टर में कहा कि हमने पूरा किया है, जो नहीं है आपका जो टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्शन है ना, और आगे भी कह रहे हैं मतलब कि पूरा होगा, जबकि उन्होंने 12 रुपये मतलब पेट्रोल पे जो उन्होंने रिलीफ दी है, हाँ, जिसमें वो उन्होंने कहा कि लेवी कैसे कम करना है। आवाम को तो खुश होना चाहिए, आवाम खुश होना है। देखिए अभी ये मैं समझता हूँ कि ये अक्टूबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ 3 महीने का वेट कर रहा हूँ मैं, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर। एक आज देखें न्यूज़ आई है कि वो जो खान साहब के जो 10 वो जो MNA से उन्होंने कहा है, एक पिटिशन डाली कि नहीं हमारा एक्सेप्ट नहीं किया जाए, दिस इज साइन दे वांट टू कम बैक टू द असेंबली। देखिए जब ये असेंबली में लोग आ जाएंगे, ये धन्ने वाने की कहानी खत्म हो जाएगी। एक आप जो है एक जो डेमोक्रेटिक अंदाज से आप जाके असेंबली में बैठ के अपोजिशन करें, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करें, तो ये फिर ऑपोजिशन का काम है अच्छे से ऑपोजिशन करना, हर चीज के ऊपर राय देना, और धरना, और ये आपको पता है जो 1.5 महीने का जो धरना था जिसमें वो ज़ीपेंग आ रहे थे और जाकर एम्बेसडर साहब गए थे खान साहब के पास कि भाई आप हट जाए, मतलब नो, मतलब this give bad vibes and bad message to the world। कंट्री को डेंट दिया, देखिए कंट्री को यही मैं बताऊं, देखिए हमारे लिए कंट्री कम फर्स्ट, हम कंट्री है तो हम हैं। और दूसरी बात है कि इंडस्ट्री को जब तक कंडीसिव एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, आप देखिए बहुत सारे ऐसे, एक मसला नहीं है ना, कभी हम बिजली से निकलते हैं, बिजली बेहतर हो जाती है तो गैस पे आ जाते हैं, गैस पे निकलते हैं तो वो कुछ और मसले हो जाते हैं कि आपके डॉलर का मसला। हमारे प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं रोज, लेकिन एक मैसेज तो जरूर चला जाता है, एज अ नेशन भी हमें स्ट्रांग होने की जरूरत है। हमें प्लीज ये ज्यादा नफरतों की, ज्यादा पैनिक फैलाने की जो है वो थ्योरी नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचें और फायदा देखें कि पाकिस्तान का किसमें फायदा है। मैं फरीद साहब से एक सवाल करता हूँ, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर ये धरने का अनाउंस हो जाता है, यहाँ से निकलते हैं, तो बताइए मार्केट क्या होगा, क्या बहुत बुरा होगा। फरीद साहब प्लीज आपका जो आपने बात की, दानिश ने कंटिन्यू कर रहे थे, मैंने एक बात की थी कि वी थ्राइव इन केओस। अब आप ये देखें कि अभी जो फ्लड आने से पहले जो हमारी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के एब्सोल्यूट नंबर थे वो हाईएस्ट थे। हम तो मैं सिर्फ सैंपल ले रहा हूँ लिस्टेड कंपनीज का, तो लिस्टेड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हाईएस्ट थी। फिर जब बजट आया हमारा तो उसके अंदर हमें जब वो सुपर टैक्स लग गया 10%, तो वो लगा आखिरी क्वार्टर में जाके, तो आखिरी क्वार्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो हेवाई हो गई। अब जो फर्स्ट क्वार्टर आ रहा है, और ये यहाँ क्रेडिट जाता है हमारे इन एबल मैनेजमेंट्स का जो लिस्टेड कंपनीज की हैं, और वैसे मैं बाकी कंपनी भी उसी को फॉलो करती होगी, लेकिन क्योंकि मैं स्टडी उन्हीं को करता हूँ जो लिस्टेड है, तो वहाँ आप देखें कि प्रॉफिटेबिलिटी फिर बढ़ के आएगी बहुत। जिस तरह मर्जी डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी फिर आएगी। और जो पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट की वैल्यूएशन थी, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं अपनी ज़बान में उसको, कि नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय रेट, वो चली गई थी $90 बिलियन पे।
ओके वो अब आ गई है, बड़ा अफसोस होता है कहते हुए, $28 बिलियन पे। जब ये 90 बिलियन पे बहुत थी कम। तो वी वर आइंग एट 300, हम कह रहे थे कि ये जीडीपी का जो 330 बिलियन देयर अबाउट थी उसके साथ साथ होनी चाहिए। अब तो उसका वो 10% भी मतलब, और उस ज़माने में हम जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते थे तो हम बहुत डिफेंड करते थे कि पाकिस्तान और इंडिया का कि वो जोग्राफिकल एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज 7 to 10 टाइम्स ऊपर होता था हमसे। अब इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 100 टाइम्स बढ़ गई है। आप लोग अभी स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम डिस्कस कर रहे थे कि हर जगह की एक हैबिटाट होती है ना, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की क्या हैबिटाट पे फ़र्क होगा? यानी कि मैं इकोनॉमी की बात कर रही हूँ एक मेडिकल लैंग्वेज में, कि इकोनॉमी को पढ़ना पाकिस्तान की थोड़ा डिफ़िकल्ट है। डार साहब हैज़ एक्सपीरियंस, वो पढ़ेंगे और तरीके से वो उन्होंने आते ही अपने डिसीजन से भी ये साबित किया है कि वो इस चीज़ को सही कर देंगे, जीडीपी ग्रोथ भी पुल करेंगे और पॉलिसी रेट भी डाउन करेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि इंडिया के साथ भी तो सेम फॉर्मूला होगा? वो भी तो प्रॉपर्ली चली रही है इंडिया के अंदर फार्मर्स जो है कितने दिनों तक बैठे रहे सड़कों पे, सारा वो बंद रहा। लेकिन जो एनआरपीज उनके जो थे, एनआरआईज जिन्हें कहते हैं वो, उनकी वो थोड़ा अफसोसनाक पहलू ये हो गया है हमारे लिए कि उनके जो हैं उनके लिए इंडिया पहले है, बाकी जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज जो है ना वो उनको वो पे नहीं कर रही change होने है। चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये जो जिगजैग है ये तंग कर रहा है थोड़ा। पॉलिसी सेम होने चाहिए, स्पाइसेस ऐड हो जाएं, पॉलिसीज खराब ना हो। मतलब पॉलिसी मतलब थोड़े से स्टेबल हो, मतलब Right. 5 साल या 10 साल के लिए कर दे। दूसरी बात है, एक बात है इंडिया की जो है एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन इज वेरी एजुकेशन लिटरेसी इज वेरी, लिटरेसी रेट आप एक देखिए, होती है तालीम, एक होती है तरबियत। तरबियत। वहाँ की हमारे यहाँ जो है ना, हमारे ये तो जाहिर है हर वक्त अपने लेबर हर तरह के लोगों से मिलते रहते हैं। हमारे यहाँ जो लेबर क्लास है उसके अंदर ना बगावत है। उससे कहो ना कि भाई आज ये ग्लव्स एक्सपोर्ट करते हैं लेट से, तो आज वो मेरे टेस्ट करने जो बाहर का बायर आ रहा है तो थोड़ा सा ये कर लो, कम से कम वो हैट Right, पहन लो, हाँ। मास्क मास्क लगा लो। नहीं। वो कहते नहीं सर हम तो नहीं पहनते। मैंने तो कभी नहीं नखरे पहना, कर- आज क्यों? वो फिर वोकेशनल सेंटर्स होने चाहिए, तो उनको ट्रेन एक करने तो की इन्होंने जरूरत है। बात की एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, एक तालीम है, एक तरबियत है। हम दोनों में थोड़ा थोड़ा गिरावट आ कर रही रहे है। हैं। अच्छा फरीद साहब, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए प्लीज़ स्टॉक मार्केट के लिए बताएं, अभी कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं, कौन से सेक्टर्स में अच्छा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है? लेकिन टेक्नोलॉजी ऑल टाइम फेवरेट है, रहेगा। अल्लाह करे पॉलिसीज ऐसी बने कि ये जो मैं कहता आ रहा हूँ बहुत दिनों से, वो एक रोर क्रिएट हो। एक तो ये जो है सॉफ्टवेयर और इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमें पैसा जो ये बच्चे बनाते हैं अपनी कंपनी उसको और बाहर रखते हैं, पैसा भी बाहर ले जाते हैं। और सारी आप देखें ना, सॉफ्टवेयर का पैसा मैं यहाँ लूँ या दुनिया बाहर ले लूँ कहीं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत सोचना पड़ेगा और स्टेट बैंक को, इनको रिपैट्रिएशन, अगर ये सारा पैसा जितना चले ये अर्न करते हैं उतना ही रिपैट्रिएशन की इजाज़त दे दें तो आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन इट, बट सो फार रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे। दूसरी ये मैंने आपको बताया, सीमेंट और स्टील अच्छा लग रहा है, टेक्नोलॉजी और ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें दो हैंडफुल ऑफ कंपनीज, लेकिन ये अच्छी लग रही हैं। और फिर हाँ, अब तो ओजीडीसी पीपीएल हमारी जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं इनका भी टाइम आ गया है कि अल्लाह करे ये भी चले। ये भी चलेंगे, चले। दानिश साहब लास्ट कमेंट। आई एग्री विथ फरीद, मतलब ये है कि देखें वन हैज़ टू बी ऑप्टिमिस्टिक, और इंशाल्लाह देखिए जिस तरह से मार्केट अच्छी, रुपया स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ रही है, मतलब डार साहब भी आ गए हैं, मतलब तो अच्छा लग रहा है। तो लेट्स होप, मतलब देखें इंडस्ट्री, देखिए इंडस्ट्री को फ्लरिश होना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री उस वक्त फ्लरिश होगी जब उसके पास एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर होगा, उसको पता चलेगा। देखिए मैं आई एम एन इंडस्ट्री एक्सपोर्टर, मैं समझूंगा कि मार्केट अभी सही है। हाँ अच्छा, दुनिया के साथ भी चलना है आपने, दुनिया के हालात भी सही नहीं है जी। अब यूरोप में रिसेशन है, जी। अमेरिका में इन्वेंट्री का प्रॉब्लम है, तो ये वी हैव टू, हमें बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा अभी। तो मतलब आई फॉरसी गुड टाइम्स एंड टफ टाइम्स एज वेल। इंडस्ट्रीज चलेंगी तो इकोनॉमी चलेगी, चलेगी, और आपके इकोनॉमी jobs- चलेगी तो मुल्क चलेगा, लेकिन क्योंकि tax- यहाँ और पर tax- फायदा है एक्सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान को कि इंडिया जो यूएसए में जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड पुल है, वो कॉस्ट पुश नहीं है। जो $45,000 दिए थे अमेरिकन एवरेज अमेरिकन को उनकी हुकूमत ने, वो इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है। वेल थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। फरीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। दानिश साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसके अंदर काफ़ी जो हॉट टॉपिक्स थे, जो कि एक काफ़ी जहन में सवाल होते हैं, हमारे व्यूअर्स के भी सवाल होते हैं, होपफुली उन सब के तमाम आंसर्स मिल गए होंगे, क्योंकि ये एक एनालिटिकल व्यू है और प्रॉपरली इसमें वो चीज़ें उठाई जाती हैं जो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।